अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 11 F7 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, बोरिंग कॉस्ट की बात हम कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कहा था बोरिंग कॉस्ट हम अगर इनकर करें किसी ऐसे लोन पे जो स्पेसिफिकली ऑब्टेन ही किया गया क्वालिफाइंग एसिडी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसकी इस ब्रैकेट वाली बोरिंग कॉस्ट जो होगी इस वक्त के दरमियान की बोरिंग कॉस्ट, उसको क्या कर दो, एसिडी कॉस्ट में ऐड कर दो। फिर इस स्पेसिफिक लोन के केस में इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट आया था कि अगर इस स्पेसिफिक लोन के कुछ सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट किए तो जितने अरसे की बोरिंग कॉस्ट एसिडी कॉस्ट में ऐड की थी उस अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम भी उसी के एसिड की कॉस्ट में से लेस करना है, तो हम वहीं पे नेट कर लेते थे। फिर दूसरी बात हमने की थी जनरल लोन्स की। हमने कहा था जनरल लोन्स के पूल होता है जिसमें से आप कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ फंड्स निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। वो आपने लिया नहीं होता स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन पड़ा होता है, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ कर लेते हैं। अब जबकि ये जनरल लोन है तो इसका सारा इंटरेस्ट जितना आपने पूरे साल पे किया वो एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। पता नहीं कितनी अमाउंट का लोन था, पता नहीं कितना इंटरेस्ट है। आपने इसके लिए रूल क्या रखा हुआ है, जनरल लोन का रूल ये था कि आपने अमाउंट ऑफ पेमेंट लेनी है, जिस डेट से वो पेमेंट की है उस डेट से ऑनवर्ड्स कंप्लीट होने तक काम जो है उस इंटरेस्ट को आप जनरल लोन के इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके लिए फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था जिसके अंदर एक ही लोन था। ठीक है, जनरल लोन एक ही था और उसका एक एवरेज रेट सा निकाल कर दिया गया था। तो थोड़ा सा अलग से मैंने कहा एक सवाल ये भी नज़र आ जाए। एमसीक्यू आपको स्पेसिफिक लोन का भी आ सकता है अलग से, जनरल लोन का भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जनरल लोन जैसे पूल है, मैंने कहा एक पूल है, एक बास्केट है जिसमें एक से ज़्यादा लोन्स भी हो सकते हैं। अब हमें तो एक रेट चाहिए क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ पेमेंट पकड़नी है, डेट ऑफ पेमेंट पकड़नी है और एक रेट होना चाहिए जिसके हिसाब से डेट ऑफ पेमेंट से लेके वर्क कंप्लीट तक का इंटरेस्ट जनरल लोन का भी इस एसिडी कॉस्ट में ऐड करेंगे। और ये इस वजह से है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि ये पैसे अब कहीं और नहीं यूज हो सकते, ये पैसे चूंकि कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहे हैं तो इस पैसे के ऊपर बराबर का इंटरेस्ट जो है वो एसिडी कॉस्ट में ऐड कर। तो एक लोन हो फिर तो ऐसे ही सवाल चल जाएगा जैसे यहाँ पर था, एक लोन होगा तो उसका एक ही इंटरेस्ट रेट होगा। क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोन्स आ जाएं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था, ठीक है, तो क्या करना है अब इसको देख लेते हैं। अब ये जो सवाल है इसमें भी सिर्फ जनरल लोन है, इसका यार सोल्यूशन में लाना भूल गया तो ये अब आपको कल दे दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन इसका आपको मिल जाएगा, ये आपने होमवर्क में कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब 7 क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ जनरल लोन्स हैं, स्पेसिफिक नहीं है, तो एक फुल फ्लैज सवाल है एक से ज़्यादा लोन्स वाला। उसके बाद नॉर्मली सवालों के अंदर आपको जनरल लोन का भी एक रेट दे देता है, एक ही लोन होता है, लेकिन एक से ज़्यादा आ जाए तो क्या करना है, इसकी तैयारी तो हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल लोन्स इज अवेलेबल। लोन ए है 2 लाख, लोन बी 5 लाख, लोन सी 1 लाख और लोन डी 70,000। अब बात तो वही है कि हमें क्या चाहिए, हमें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालनी है। ठीक है, उसका फॉर्मेट तो आपके सामने है, वो तो यही है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह, भाई वो इस सवाल के अंदर तो थे नहीं। ठीक है जी, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, स्पेसिफिक लोन भी इस सवाल में नहीं थे, ले देकर रह गई सिर्फ यही वाली चीज़, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। लेकिन मैं फिर भी ये छोटी सी वर्किंग करूंगा, दिमाग के अंदर ये वर्किंग बन जानी चाहिए। ठीक है, कि अगर मल्टीपल चीज़ें आ जाएं तो कैसे इसको मैनेज करना है, तो ये दिमाग के अंदर ये वर्किंग बन जाए तो मुनासिब होगा। ओके, सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 होने लगा जी हमारा शुरू। थोड़ा सा जगह भी बना लेते हैं, ये यहीं पे ही कर लेते हैं ताकि 8 को फिर जाके वहाँ करें, ये दोनों चीज़ें ज़रा सामने आ जाएं, कभी जो रेफरेंस के तौर पे चाहिए हो कि स्पेसिफिक लोन के साथ, ये स्पेसिफिक लोन वाला सवाल यहाँ नहीं किया वैसे, चलो खैर, फिर जनरल वाला भी वहीं पे कर लेते हैं, मिटा देंगे। अब जी मुझे क्या चाहिए, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड की वर्किंग में मैक्सिमम जो चीज़ें आती हैं वो हमने अपने पास रखी हुई हैं, सवाल में जो एक आधी आ जाएगी वो एक आधी ले लिया करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें हम बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल ऑफ कैपिटलाइजेशन या बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल रहे हैं। मार्कर्स मंगवा लो, चलो अभी ये तो चल गया, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज।
इसके अंदर क्या कुछ आता है जी? नंबर 1 हमने कहा था जी, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह आ जाए, लोन प्रोसेसिंग फीस, कोई कमिटमेंट फी एटसेट्रा आ सकती है, लिखते रहा करें ताकि याद रहे, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, भाई पेपर के अंदर एमसीक्यू अगर सिर्फ जनरल लोन का हो तो ये सारी बात आपके दिमाग में होगी, इसकी वर्किंग नहीं करेंगे आप, ठीक है। लेस करते होते हैं इसमें से आप इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स, लंबी हो जाएगी कहानी, पता ही है आपको, उसी के नीचे माइनस कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस पे लगता है? स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड्स पे, इसीलिए मैं इसी में से इसको लेस करता हूँ, ठीक है। ये भी सवाल के अंदर नहीं था। और तीसरी चीज है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स के लिए रूल क्या है? हमें अमाउंट ऑफ पेमेंट चाहिए जो जनरल लोन से हुई, जिस दिन हुई वो डेट चाहिए, और एक रेट चाहिए। बाकी जनरल लोन टोटल कितनी अमाउंट का था, किस दिन आया, किस दिन गया, उस पर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, नहीं किया, पेबल है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होता, ठीक है। अब इस सवाल को आकर देखें तो मैं 1 मिनट के लिए ना आपको एक चीज सिखाने लगा हूँ, ठीक है। जनरल लोन है जी, और ये देखो जी, ये ना मैंने डिब्बा लगा दिया, ठीक है जी। ये डिब्बा मैंने किस पे लगाया जी? जनरल लोन्स। इस पूरे डिब्बे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पूरे सवाल के अंदर, जब मैं बोरिंग कॉस्ट का सवाल कर रहा हूँ। चेक करना अभी, जैसे मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती करके रिसीट पेमेंट स्केड्यूल भी मैंने बनाना ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे उसने कमेंसमेंट डेट दे दी, यहाँ पे उसने सीजेशन डेट दे दी सवाल में, और बोला पेमेंट्स जो की हैं हमने कॉन्ट्रैक्टर को वो ये है। अब मैं जानबूझ के पूरा फॉर्मेट फिर भी बना लेता हूँ, आपको ज़रा पक्का तो हो जाए ना। तो वर्किंग 1 मेरी क्या है जी आज? रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, और इसके अंदर मुझे डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक लोन्स, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनसे बचने वाला बैलेंस जो इन्वेस्ट होगा, और जनरल लोन्स से होने वाली, यहाँ पे क्या लेना है हमने? रिसीट पेमेंट। इस रिसीट पेमेंट मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्शन की सारी पेमेंट्स आएंगी, स्पेसिफिक लोन की रिसीट्स और पेमेंट्स आएंगी, इवन इंटरेस्ट की भी, लेकिन जनरल लोन का ना तो आना आएगा, ना जाना आएगा, ना ही उसकी इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें सिर्फ हमें इसलिए यहाँ पर डाल देते हैं कि जब मल्टीपल चीज़ें आ रही हों तो पता हो स्पेसिफिक लोन में से कितनी अमाउंट निकली और किस दिन निकली, ठीक है, सही है ना। अब ये सारा कुछ खाली रह जाना है, सिर्फ यहाँ पर ही अमाउंट्स आएंगी। जैसे कहता है पहली पेमेंट किस दिन हुई है? 3 लाख की रकम बोले तो नंबरिंग अगर हम करेंगे तो 1 अप्रैल 2016 को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट आ गई। अब कितनी पेमेंट है? 300 की। क्या मेरे पास कोई स्पेसिफिक लोन पड़ा है? आया हो या पहले से पड़ा हो तो कोई बात नहीं, उसने कहा है, ऐसे सवाल में कह दिया करता है जनरल लोन यूज कर लेंगे, एक पूल पड़ा है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं जनरल लोन्स कितने हैं, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। कितनी पेमेंट है जी? मैंने यहाँ पर नेगेटिव शो कर दिया। अब मुझे पता लग गया 300 की पेमेंट है, 1 अप्रैल 16 को है। अब कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जनरल लोन्स के केस में मुझे इससे सरोकार है कि जनरल लोन्स में से किस दिन कितनी अमाउंट निकली, तो 1 अप्रैल को 3 लाख निकला, ठीक है। उसके बाद दूसरी पेमेंट हो रही है जी 1 जून 16 को, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। है कोई स्पेसिफिक लोन, कोई बैलेंस पहले से पड़ा हो, तो फिर ये जून 16 वाली 1 लाख की पेमेंट कहाँ से करेंगे हम? फिर जनरल लोन से कर देंगे। अब अमाउंट भी आ गई, डेट भी आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट पेमेंट हो रही है सितंबर नवंबर, यकम नवंबर 2016, थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। ये 30 है ओनली आई थिंक। तो अकेला जनरल लोन हो तो ये होना है। अगले सवाल में दोनों मिक्स भी जो आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, लेकिन उसमें से ये वाली वर्किंग स्किप कर दी थी, ये जो अब करवाने लगा हूं,
कि अगर जनरल लोन का एवरेज रेट निकालना पड़े तो क्या करना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन ले रहा हूं तो मैंने कहा जी पेमेंट है 3 लाख की, रेट का मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अगर इस डिब्बे में छाती मार के देखो तो एक लोन तो है नहीं, एक रेट तो है नहीं। एक ही लोन होता, एक ही रेट होता, वो ले लेता, ठीक है। ये तो डिफरेंट लोन्स हैं, इनके डिफरेंट रेट्स हैं, तो कोई एवरेज रेट ही, क्योंकि ये एक जनरल पूल है, इसमें हाथ डाल के हमने कंस्ट्रक्शन में पैसे लगा लिए। कौन से वाले लोन के लगाए ये नहीं बताया होता, जनरल पूल है, ठीक है। सही है, बात समझ आ रही है? तो इसलिए इसको, इसका इंतजार है हमें, लेकिन इसके आने तक ये बाकी काम तो कर सकते हैं। किस दिन ये पेमेंट हुई? 1 अप्रैल 16 को, और इस दिन से कैपिटलाइज करना शुरू करोगे, लेकिन सीजेशन किस दिन हो रही है? 30 नवंबर को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने मंथ्स? कितने मंथ्स? 8/12 कर दिया हमने। प्लस दूसरी पेमेंट किस दिन हुई जनरल लोन से? कितनी हुई? 1 लाख। किस दिन हुई? यकम जून को। रेट का अभी तक भी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने? तो 6/12 प्लस तीसरा रह गया, वो कितना है जी? 30,000 इंटू परसेंटेज नहीं पता, ये हुई है यकम नवंबर को, तो 1/12 आ गया। लें जी, ये रूल है जी आपका, जनरल लोन्स को कैपिटलाइज कर देंगे। इनको अलग अलग ना लिख दूं ऐसे करके, जरा दूर से नजर आएगा है ये। तो ये जी ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है, कि 300 इंटू परसेंटेज अभी नहीं पता, मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये कितना आया था? 8/12 प्लस दूसरा 100 आया इंटू पता नहीं, इंटू 6/12 प्लस तीसरा आया 30 इंटू पता नहीं परसेंट इंटू 1/12। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है जी? 0। स्पेसिफिक लोन कोई नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम कोई नहीं। ये सिर्फ फॉर्मेट आपके सामने बनाया था ताकि आपके दिमाग के अंदर फॉर्मेट जो चल रहा है वो ख़राब ना हो, ठीक है जी। बस ये फिगर निकालनी है, तो यही बस हमारे पास बोरिंग कॉस्ट होगी इंशाल्लाह। अब सारे सवाल के अंदर कोई कॉन्सेप्ट में मसला नहीं आया, जैसे सिखाया था वो वैसे ही है। एक नई मुसीबत आ गई, और मुसीबत क्या है? रेट। ये नॉर्मली आपके एमसीक्यूज के अंदर मैंने जहाँ तक देखा है, एक ही लोन जनरल होता है और उसका एक ही रेट होता है, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आपको निकालना नहीं पड़ता, लेकिन पहले वेले को पता लगता है। अगर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, इसकी एक छोटी सी वर्किंग है, ठीक है। अब वो वर्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसमें मैं निकाल रहा हूँ एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ जनरल लोन्स। ये कब निकालना पड़ेगा बच्चों? ये कब निकालना पड़ेगा बताओ जी? जी कब निकालना पड़ेगा? जब जनरल लोन एक से ज्यादा हो यार, बस। और क्या, जब जनरल लोन्स एक से ज्यादा होंगे तो हमें ये रेट एवरेज निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग है, वो क्या है? देखो जी, एक चीज पहले समझो, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो निकालते हो तो वो कैसे निकालते हो? आप कहा करते हो जी लोन है, लेट्स से मैं कहता हूँ 5 लाख का एक लोन था, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट है उस पर 12% पर एनम, 10% पर एनम, कितना बन गया? 0.1 आ गया, ठीक है। ये आंसर क्या आता है जी? 50 रुपये। बोलो, हमने क्या किया? पूरे लोन के ऊपर सालाना इंटरेस्ट रेट लगा दिया। अब मैं कहता हूँ ये लोन आया था यकम सितंबर को, तो क्या करते हो आप? बाद में जाकर लिखते हो मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ऐसे ही है। नवंबर यकम सितंबर को आया था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरा ये लेट से 31 दिसंबर है, तो क्या करोगे? 4/12। आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना निकलेगा आपका? बोलो, 20। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने का एक और तरीका भी है, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? आप ऐसे करो, आप कहो जी कि लोन को ही फ्रैक्शन लगा देते हैं
जितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहा, यानी कि लोन को आप मंथ्स आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। अब जब इसको मंथ्स आउटस्टैंडिंग के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ज़रा चेक करो, 5 लाख का लोन है, ऐसा ही है। जब इसको आप करोगे कितने बटा 12, 4/12। अब इसके साथ क्या लगा दो आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने क्या लगाया था, रेट। ठीक है, अगर आपने अब इस पे रेट लगा दिया, ठीक है, तो रेट कितना आ रहा है जी, रेट, इस पे रेट लगाओ। रेट कितना था जी हमारा एग्जाम्पल मेरी में, कितना जी, 10%। मैंने एग्जाम्पल जो बनाई अभी बोला है ज़बानी, ऊपर वाले में सेम है ना, और कह रहा हूँ ना, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, और सही है। अच्छा, अब बताओ जी, ये 5 लाख को जब 4/12 कर दिया, तो अब दोबारा रेट को फिर नहीं फ्रैक्शन लगाना। जब हमने लोन को ही ऐसे समझ लिया कि 4 में, यूं समझ लिया 5 लाख का लोन पूरा साल नहीं, बल्कि 5 लाख का लोन 4 महीने रहा ना, तो हमने उस लोन को ही फ्रैक्शन लगा दिया। आंसर फिर भी क्या आएगा, 20 आएगा। तो फिर ऊपर वाला गलत है, क्या है, वो भी यही होगा। मैं भी यही कहूँ जी, कितना। अच्छा, ये मैं यूँ कह देता हूँ, ज़रा राउंड करनी ही है अगर फिगर आपने, तो आप इसको 3/12 कर लें। मैं यूँ कहता हूँ कि जी ये लोन हमारा आया 1 अक्टूबर को। अब ठीक है, 1 अक्टूबर को लोन आया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है, ज़रा राउंड फिगर आ जाएगी, बोलो। 12.5, ज़रा करीब हो गया। ठीक है, 12.5 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो यही काम यहाँ पे कर लो तो भी 12.5 ही आएगा। ये तो पक्की बात है ना, वो तो आपने बताया था। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, असल में मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस इस तरह से निकालने की बजाय दूसरे तरीके से निकलवाऊंगा आपसे, क्योंकि जब मैंने एवरेज रेट निकालना है तो मेरी वर्किंग के लिए हेल्पफुल वही तरीका है। अभी आपको बताता हूँ कि क्यों। असल में ना, हमने जब डिफरेंट लोन्स आ रहे हों तो वेट्स भी लेने होते हैं उनके, यानी कि हमने वेटेड एवरेज लेना है। ये नहीं करना आपने कि 4 लोन है तो 5, 6, 10% ऐसे करके सारे लोन्स जो हैं उनको आप इकट्ठा ही जो है वो उड़ा के रख दें। ठीक है, आपने पकड़ा हो, देखो ज़रा लोन पड़े हैं, कौन कितने कितने % रेट आ रहा है उसका, देखो ज़रा, 20, 25, 18 और 12। तो 20 जमा 25 जमा 18 जमा 12 नहीं कर देना आपने। ठीक है, 20 जमा 25 जमा 18 जमा 12 नहीं कर देना, क्योंकि ये डिफरेंट अमाउंट्स के लोन्स हैं। तो जो जितना ज़्यादा है रेट को, उसका उतना ज़्यादा असर पड़ना चाहिए। जितना ज़्यादा लोन है रेट के ऊपर, उसका उतना ज़्यादा असर होना चाहिए ना बच्चों। इसको कहते हैं वेट के साथ एवरेज करना, वेटेड एवरेज। ठीक है, तो अगर वेटेड एवरेज मैंने लेना है तो उसके लिए मुझे ये नीचे वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो उसके लिए बस ये छोटी सी वर्किंग है। बाकी मैंने आपको पहले इसीलिए ये करके दिखा दिया कि देखो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर तो सेम ही होगा, कोई मसला तो नहीं हो रहा इस बात से। देखो, आपने जो मंथ्स वाला फ्रैक्शन था, पहले आपने क्या किया, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल के उसको मंथ्स से मल्टीप्लाई किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ आपने लोन के साथ ही फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया। अब वो लोन ही समझो 3 महीने में, आपने यूं कह दिया 5 लाख का लोन 3 महीने नहीं रहा था। 5 लाख को 3/12 करो जरा, कितना आता है जी। ठीक है, 125 का लोन आपने यूं समझ लो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, यानी यूं कह लिया हमने कि 5 लाख का लोन 3 महीने नहीं, 125 रुपये का लोन पूरा साल। पहले भी तो यूं ही करते हो आप। ये आप कहते हो जी लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 50, पूरे साल का नहीं जी, हमें पूरे साल नहीं चाहिए, हमें 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस पे परसेंटेज ये फ्रैक्शन लगाते हो। यहां पे मैंने सिर्फ ये किया है, सिर्फ इस वर्किंग के लिए कह रहा हूं ये करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, वैसे हमेशा वैसे ही चला करेंगे। ठीक है, सिर्फ जब जनरल लोन्स का आपको एवरेज रेट निकालना पड़ जाए तो छोटा सा काम क्या करना है, ये काम करना है। ठीक है, अब मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि मैं आपको ये लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट दूं, जो कि नॉर्मली वो अगर करे इसमें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर तो वो खुद बता देता है एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग। बेसिकली पूरा साल ये लोन तो नहीं ना रहा आउटस्टैंडिंग, अगर फ्रैक्शन लग रहा है तो बस छोटी सी वर्किंग ये करनी है। अब मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए लोन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तो मैं यहाँ पर आ गया, एक वर्किंग होगी जिसमें लोन आ जाएगा ABCD जो भी है। ठीक है, फिर उस लोन की क्या आ जाएगी जी, अमाउंट आ जाएगी टोटल। फिर मैं निकालूंगा उसके मंथ्स आउटस्टैंडिंग, कितने महीने वो साल में आउटस्टैंडिंग रहा।
ठीक है। उसके बाद फिर जब मल्टीप्लाई करूंगा, इसको अगर मैं कह दूं कि बाद में लाइनें लगाते हैं, ठीक है, इसको मैं कह दूं जी ए है लोन अमाउंट और ये बी है, तो मैं क्या कर दूंगा, ए इंटू बी कर दूंगा, वो जो मैंने ऊपर किया अभी, ठीक है। तो ये मेरा लोन आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर जब लगाना है तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा उस पर फिर दोबारा फ्रैक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा बस ये काम किया, ये बात समझ आती है तो ठीक है, वरना फिर बताओ कोई और तरीका कर लेते हैं इसका। जी क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो, ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी है बस मुझे ना, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों इस तरह से कर रहा हूं। अच्छा, अब लोन कौन कौन से है जी? अब देखो पूरा सवाल हो गया है, सिर्फ मुझे क्या चीज चाहिए थी, एवरेज रेट, जिस वजह से मुझे जनरल लोन्स को देखना पड़ा है। तो पूरे सवाल में जनरल लोन्स के अमाउंट से वैसे मुझे सरोकार को नहीं था होना। अब मैं आया, मैंने इस डिब्बे के ऊपर से पर्दा उठाया, उसका ढक्कन उठाया, इसमें 4 लोन निकले, ठीक है। लोन ए 2 लाख अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट 20% है, ये दो बातें तो लिखूं ना, 200। लोन ए 200 का है और इसका रेट कितना है, 20%। ये दो बातें मुझे इस लोन ए के बारे में पता लग गई, ठीक है। अगला लोन कौन सा है जी? बी 500 का, इस पर रेट कितना है, 25। लोन सी 100, इसका रेट 18%। फिर लोन डी 70, इसकी परसेंटेज। अब मसला समझ में आया? लोन्स के रेट्स डिफरेंट हैं और वेट्स भी डिफरेंट हैं। फिर और तो और, अगर तो सारे के सारे लोन्स ऐसे होते कुछ साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक रहे हैं, तो सबका मंथ्स आउटस्टैंडिंग क्या होता, 12/12, 12/12, 12/12, मतलब पूरा साल, मतलब यही अमाउंट यहां भी आ जाती, ठीक है। तो मसला नहीं था, पर अभी मसला है। इस सवाल के अंदर सब कुछ सिखाया जा रहा है ना आपको। मसला है, लोन देखना पड़ेगा कौन सा लोन कब आया, इस साल के अंदर आया, इससे पहले आया, इसमें वापस हुआ नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा। अब 1 बाय 1 वो कहता है, ये लोन यकम मार्च 13 को हमने लिया था, हम खड़े हैं इस वक्त 2016 में, तो 13 हमारे साल से, ये यहाँ पे यूं बना लो ना, ये हमारा साल शुरू हो रहा है यकम जनवरी 16 पे, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 16 पे। तो ये लोन कब लिया था, पीछे हमारे साल से पहले के, तो इसका मतलब साल के पहले दिन ये लोन क्या होगा, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये किस दिन रीपे हो गया, ओए हमारे साल के दरमियान में, तो ये इस साल कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा, तो यहाँ पे मैं इसको फ्रैक्शन लगा दूं 6/12, तो ये कितना बन गया, 100। यानी यूं कह लो 2 लाख का लोन 6 महीने नहीं रहा, लाख का लोन पूरा साल रहा। ये बस ऐसे कहा गया है सिर्फ एवरेज रेट निकालने के लिए, वरना वही पुराना तरीका हमेशा ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 लाख के लोन की बात करते हैं, ये कब आया है, यकम मार्च 15, पहले से ओपनिंग में पड़ा है। ये कब रीपे हो रहा है, 30 जून अगले साल। इसका मतलब ये तो इस साल में, पूरे साल में आउटस्टैंडिंग रहा 12/12, ये 500 का 500 ही रहा। नेक्स्ट, तीसरा लोन है, यकम मार्च 16 में आया है, जनवरी फरवरी में नहीं था, 2 महीने बाद आया यकम मार्च 16 को, और 30 सितंबर 16 पे निकल गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी नहीं है, तो फिर 5 महीने नहीं है, कितने महीने हैं, यकम मार्च से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने मंथ्स, 7 मंथ्स स्टार्ट वाले, हाँ आउटस्टैंडिंग रहा, 5 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, 5 मंथ्स में था, पहले 2 महीने में था नहीं, आखिरी 3 महीने में भी नहीं था, बल्कि रीपे हो गया, तो कितने मंथ्स बताओ, राउंड कर देना, 100 × 7/12 बहुत मुश्किल है, हाँ 58। और आखिरी वाले लोन के बारे में कह रहा है कि जी 70,000 का लोन है, यकम फरवरी 16 को आया है, जनवरी में नहीं था, यकम फरवरी को आ गया, 1 महीने बाद आ गया, और इसका मतलब पूरे 11 महीने, 1 महीना नहीं था, 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। बोलो 50, 64। चलो अब जी ये देखो, इसकी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ये भी गया,
मेरे लिए रेलेवेंट सिर्फ ये वाला कॉलम है, ठीक है, ये वाला कॉलम, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट लगाने के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा मेरे लिए रेलेवेंट, ठीक है। तो बताओ जी, 100 पे 20%, 500 पे 25%, 58 पर 18%, 10 पॉइंट, ये 58 एग्जैक्ट आया था, ये एग्जैक्ट 58 आया था, 100 का 7/12। तो फिर इधर भी 3 लिखो ना। अच्छा, इधर 10.4 लिख रहे हो तो, नहीं तो फिर उधर भी, तो इधर भी 10 लिख लेते। अच्छा, 64 पे कितने परसेंट था ये वाले लोन पे? लोन डी पे कितने परसेंट? 12% जी। 64 का 12%, ये पॉइंट, इसको 10.5 कर ले, ये लो, ये 64 एग्जैक्ट था, 2 कर लो, 7.7 कर लो, फिर मतलब राउंड करो या फिर बिल्कुल ही उड़ा दो, कोई नहीं, एवरेज ही सिखाना था। अब लोन आउटस्टैंडिंग कितना है टोटल, सारे लोन्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है? क्या कैलकुलेशन का मसला है? अच्छा बोलो फिर। 700 और इसका 152, 60.63 पॉइंट। अच्छा, अब असल में जब मैंने लोन के साथ ही फ्रैक्शन लगा दिया तो फिर 20% रेट लगा के इंटरेस्ट एक्सपेंस को दोबारा फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं। मैंने ऐसा किया क्यों? अच्छा भला हमारी ज़िंदगी चल रही थी, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा ही ऐसे निकालते थे। ये 12.5 मैंने कैसे निकाला? सिंपल, लोन पे 10% लगा के फ्रैक्शन लगा दिया। फिर ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? इसकी वजह यह है बेटा कि मैंने आपसे इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी से ही आपसे रेट निकलवाना था। तो ये जो लोन इनटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग करते हैं तो क्या आ जाता है? लोन आउटस्टैंडिंग आ जाता है। तो बेसिकली लोन आउटस्टैंडिंग निकल आया, सारे लोन्स, ठीक है, इनटू रेट। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, मुझे अगर रेट चाहिए तो ये जो यहाँ लोन मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बेसिकली मैंने सारे लोन्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस पकड़ा, उसको सारे लोन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ डिवाइड किया, तो मैं पहुंच गया रेट पर। जैसे अगर आप इसी सवाल को, इसको छोड़ो, बस ये रेट उसी में निकालते हैं, तो रेट मैंने निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए था? एक चाहिए था लोन आउटस्टैंडिंग और दूसरा चाहिए था रेट। तो मैं किस पे पहुंच सकता था? सॉरी, लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए था, दूसरा चाहिए था इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि मेरे लिए क्या चीज़ रेलेवेंट है इस वक्त निकालनी? एवरेज रेट। तो ये असल में इसलिए मैंने इस तरह से किया था। अब ये सब करने के बाद मैं एवरेज रेट जब निकालूंगा, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट भी इसको कहते हैं जनरल लोन्स का, तो मुझे क्या चाहिए? दिमाग में चल रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था लोन आउटस्टैंडिंग इंटू रेट, तो रेट होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर लोन आउटस्टैंडिंग। मैं लिख भी देता हूं, रेट, सिर्फ रेट लिखता हूं। रेट किसके बराबर होगा जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय लोन आउटस्टैंडिंग इनटू 100। अब चेक कर लो जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 163.2 है, पता नहीं कैलकुलेशन तो सही है ना? ओके, फिर खैर है, 22.5 है जी, इंटू 100 है, आंसर इज 59%। ये है जी एवरेज रेट, ना 20, ना 25, ना 18, ना 12, ना सिंपल एवरेज, बल्कि इसके अंदर लोन्स की अमाउंट को भी मद्देनजर रखा गया। 22 पॉइंट कितना था जी बेटा? लोन्स की प्रिंसिपल अमाउंट का भी ध्यान रखा गया और जितना वो आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि रेट के ऊपर उसका असर पड़ना चाहिए था। ठीक है जी। अब ये रेट हम ढूंढने निकले थे, तो यहाँ पे आके बस अब लिख दो रेट, 22.59%, 22.59%। तो मुझे अगर तो सिर्फ एक ही जनरल लोन दिया होता
तो ये नई मुसीबत जो बीच में पड़ी है, इससे भी जान छूट जाती, इसकी ज़रूरत ही नहीं। ठीक है जी, आंसर बता दें आप इकट्ठा। अच्छा पता है कैलकुलेटर पे यूँ लिखना शुरू करना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इधर देखें, ये देखें 300 इंटू 22.59% इंटू 8/12 प्लस 100 इंटू 22.59 इंटू 8/6/12 प्लस 30, ये सारा करें। कैलकुलेटर को पता है क्या प्लस क्या माइनस क्या करना है पहले क्या बाद में। इक्वल्स दबाओ 50 एग्जैक्ट 57.04। चलो रुपीज इन क्या चल रहा था, मिलियन थाउजेंड। चलो रुपीज नहीं था, डॉलर्स था। बताया करो ये मुझे, सवेर से रुपीज लिख के ना, डॉलर्स इन थाउजेंड्स, तो 50। तो इसमें क्या नई चीज़ सीखी जी हमने, ये तो सारा कुछ मैंने पहले ही करवाया था। इसी में स्पेसिफिक लोन आ जाता, पहले वो यूज होता, बैलेंस आता तो इंटरेस्ट इनकम आती। तो ये सारी ढेर सारी वर्किंग सिर्फ किस लिए करनी पड़ी, जनरल लोन एक नहीं था, एक से ज़्यादा था। तो ये मैंने आपके एमसीक्यूज में एक ही देखा है, यानी ज़िंदगी आसान है, जैसे पिछला सवाल नहीं किया था, यानी ये सब नहीं करना पड़ेगा सवाल में, वो ये जनरल रेट देगा, एक ही लोन होगा उसका रेट होगा, तो बस ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। ये चूंकि आपके पास एक ही लोन होगा तो एक ही रेट आ जाएगा, तो यही लग जाएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो आपके सामने है, बस सस्पेंशन अब आपको बताना रह गया, और तो इसमें कुछ भी नहीं। ओके डन जी। यकम अप्रैल से, एक मिनट, यकम अप्रैल से अगर शुरू हुआ है तो यकम अप्रैल को उस पूल में हाथ डाल के पैसे निकाल लिए हमने, जिस पूल का पूरे साल का रेट यही रहना है, चाहे वो कोई यकम अप्रैल को पैसे निकाले या यकम जून को निकाले, या पूरे साल का रेट ले लिया ना। नहीं, इसका तो ताल्लुक ही नहीं ना हमारे प्रोजेक्ट के साथ, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये एक ऐसा जनरल पूल है जिसके अंदर पड़े हुए पैसे किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सकते थे बिजनेस में। तो हमने पूरे साल का एक एवरेज रेट निकाला कि अब अगर इस पूल में हाथ डाल के किसी भी काम में, मिसाल के तौर पे इस पूल में हाथ डाल के आपने कोई इन्वेंट्री खरीद ली, बनी बनाई इन्वेंट्री खरीद ली, तो उसका इंटरेस्ट इन्वेंट्री के अंदर जाए, वो ऐड नहीं करते, ठीक है, एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है, लेकिन किस रेट के ऊपर चार्ज होगा, इसके ऊपर, क्योंकि इस पूल का एवरेज रेट ये निकला है। असल में जनरल लोन का रूल ही तो यही है बेटा, कि ये सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि इसको हमने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, ये बिजनेस में कहीं भी इस्तेमाल हो सकते थे। तो बेसिकली ये इनकी एक कॉस्ट हमने निकाल के रख ली अपने पास, कि ये जहां कहीं इस्तेमाल होंगे इतनी कॉस्ट चार्ज होगी उनके ऊपर। अब ये कहीं भी और इस्तेमाल हो रहे थे, यकम अप्रैल को पकड़ के हमने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर दिया, तो इतनी अमाउंट। अच्छा अब लोन तो देखो कितने ज्यादा थे, अगर इनको आउटस्टैंडिंग देखो तो ये एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग कहां पे आ रहा है, तो क्या ये सारा लोन इस्तेमाल भी हो गया यहाँ पे, ऐसी भी बात नहीं होती। तो जस्ट क्या हुआ, जनरल लोन में से अमाउंट निकाली, ये यहां से निकल आई है, ये अब कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो फिर एवरेज रेट के बेस पे आपने उसको कैपिटलाइज कर देना, ठीक है ना। इसका ताल्लुक नहीं, कमेंसमेंट का ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, ये आपसे अर्ज किया, इसका ताल्लुक कमेंसमेंट से नहीं है, इसका ताल्लुक है इस लोन में से जिस दिन पेमेंट निकाली हमने, उस अमाउंट और डेट, जिस दिन ये पैसा यहां से निकल आया है, ये पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस वजह से तो ऐड कर रहे हैं, इस वजह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सही है। चल अच्छा जी, इसको एजाज भाई मिटा दें, तस्वीर सही सी बना के, उसके बाद नेक्स्ट आगे आए। नॉर्मली आपके सवालों के अंदर इस तरह से नहीं होता, ये जनरल लोन्स ज्यादा सारे दिए हों, ऐसा नहीं होता, ठीक है, एक ही होता है नॉर्मली, ठीक है। ले आओ इधर। अच्छा जी, अब इस सवाल को करते हैं दोबारा, ये वाला काम आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर यकम जनवरी को हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट, बल्कि सवाल पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 13% जो है ये निकलना है इंशाल्लाह एंड पे जाके, लेकिन वो मैंने ज़रा जाते जाते आपको दे दिया था कि यार ये सवाल तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 13% अगर सामने है तो मुझे नहीं परवाह कितने लोन्स थे, कब आए कब गए, एक एवरेज रेट निकल आया। जब हमने जनरल लोन को यूज़ करना है, इस अमाउंट के ऊपर, इस रेट के ऊपर कॉस्ट जो है वो हमारी जिधर यूज़ हो रहा है वहाँ पे चार्ज होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलें जी, अब ये सवाल पूरा कर लेते हैं।
ये देखें जी, ये रेट इस देखो जरा बड़े ध्यान से देख लो, ये ब्लैक सारी ब्लैक करके मैंने इसमें व्हाइट कलर से क्या लिखा है, सिर्फ रेट। यानी जनरल लोन्स की डिस्कशन में से मुझे सिर्फ क्या चाहिए होता है, रेट। ठीक है, ये तो वैसे ही आपको गायब कर देना चाहिए था, स्पेसिफिक लोन तो इधर आता ही नहीं, इसको मैं पहले यहाँ से हटाऊँ ना, वो ऊपर पड़ा हुआ है सारा, यहाँ से गायब करना था, मैंने भूल गया हूँ। स्पेसिफिक लोन मैंने यहाँ से क्यों गायब कर दिया बच्चों, क्योंकि वो ऊपर मौजूद है। ठीक है, वैसे कल भी छुपा दिया था क्योंकि वो ऊपर मौजूद था। अब कहानी कुछ ऐसे थी कि हमने एक मीटिंग की है जिसके बाद डिसाइड ये हुआ है कि हम एक क्वालिफाइंग एसेट जिसको $1 मिलियन में हमने बनाना है, इसको हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ पावर अप्रोच द बैंक टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, बट बैंक एग्रीड टू फाइनेंस ओनली 50% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी 5 लाख उन्होंने कहा है हम आपको दे देंगे। ठीक है, और उस पर 15% रेट लेंगे। अब ये वो स्पेसिफिक लोन है। ठीक है, बैंक ने जो कहा है कि किस लिए लेने गए ये वाला लोन, हम बैंक के पास किस लिए लेने गए, इसी कंस्ट्रक्शन के लिए कि हम ये बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। बैंक ने कहा ठीक है जी, सारे नहीं, हाफ आपको देंगे। तो फिर ये क्या है, स्पेसिफिक। ठीक है, अब बाकी भाई 50% रहता भी तो है, 5 लाख बाकी भी तो है, उसका क्या करें। उन्होंने कहा ये तो 1 जनवरी 7 को आ गया है ये लोन रिसीव्ड। ठीक है, और इमीडिएटली बैंक अकाउंट में डाल दिया गया कंपनी के। ठीक है, यानी कि इससे ऑनवर्ड्स इनको अवेलेबल है। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू यूटिलाइज अदर जनरल पर्पज लोन्स टू फाइनेंस रिमेनिंग बैलेंस ऑफ $500,000। ठीक है, मैनेजमेंट ने बाकी 5 लाख की खपत कहाँ से पूरी करनी है, जो उनके पास ऑलरेडी जनरल लोन्स अवेलेबल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी, फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ पेमेंट वाज मेड इन कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन। 1 जनवरी को ये पेमेंट हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है काम, अभी पूरा नहीं हुआ। ये कह रहा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वाज नॉट कंप्लीट टिल ईयर एंड। ठीक है जी, तो ईयर एंड पहले आ गया तो हर चीज़ वहाँ पे रुक जाएगी। अच्छा, आगे मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अनयूटिलाइज्ड पोर्शन और स्पेसिफिक लोन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फैचिंग 8%। तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी स्पेसिफिक लोन की। अब आगे वो कहता है, मैं यूं कर रहा हूं, जरा सवाल को मैंने बदला है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल लोन्स, रिगार्डिंग जनरल लोन्स। ठीक है, मैं बाकी सिर्फ जनरल लोन्स की यहां पे बात कर रहा हूं। ठीक है, जनरल लोन्स अवेलेबल टू पावर लिमिट। अब इधर देखो, डिब्बा लगा रहा हूं, डिब्बा। ये डिब्बा जनाब गौर फरमाएं तो यहां तक लगा हुआ है, यानी कि इस डिब्बे को पूरे सवाल में मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी, अब रेट नहीं होगा, मैं कहूँगा यार जनरल लोन्स तो काफ़ी सारे हैं, कोई एक रेट तो है नहीं इनका, तो अब क्या करूँ। तो फिर इस डिब्बे में जाके सिर्फ एवरेज रेट निकालना है। ये मैं सारा सवाल इसके अलावा कर लूँगा, ओके, जैसे पहले किया। अच्छा, अब स्टॉपेज है जनाब, काम में अगर स्टॉपेज आ जाए तो क्या करना है, ये बाद में देखते हैं। बस सवाल को करते हुए मैं थोड़ी सी एहतियात एक छोटी सी कर लूँगा। ठीक है, कि स्टॉपेज अगर आए तो क्या करना है। ठीक है, तो वो बाद में देखते हैं। फिलहाल मैं ज़रा नॉर्मल तरीके सवाल करता हूँ। बेसिकली रूटीन स्टॉपेज को हम सवाल में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसका कोई असर नहीं है। वो बेसिकली हम अपनी कंस्ट्रक्शन का नॉर्मल पार्ट ही समझते हैं, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। ओके, तो अगर रूटीन स्टॉपेज समझना है तो इस स्टॉपेज का कोई असर नहीं होना सवाल पे, लेकिन सवाल को करने का थोड़ा सा तरीका मैं बदलूंगा। अगर सवाल के अंदर कभी स्टॉपेज आ जाए तो क्या करना है ये बता दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा। फिर इस सस्पेंशन को, स्टॉपेज को देखना कोई मसला ही नहीं है। बेसिकली बाद में देखते हैं, आ जाओ पहले सवाल पूरा करें, जितना कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, वो कहता है कि वो पोर्शन बोरिंग कॉस्ट का निकालो जो एलिजिबल ऑफ कैपिटलाइजेशन है। बस बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का ही है, कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं है। मैंने पहले 2 दिन आपको पूरे एक्सट्रैक्ट्स इसीलिए पहले 2-3 सवालों में इसीलिए बनवाए थे कि अगर फाइनल अकाउंट्स में आ जाए ये सवाल जस्ट होकर, या उसमें एमसीक्यूज के अंदर सिर्फ बोरिंग कॉस्ट ना पूछे, कॉस्ट ऑफ एसेट पूछ ले तो पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम आगे हुए कि वो यही पूछ रहा है बस। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा ही,
8 पावर लिमिटेड का सवाल है जी, और उसने मांगा है हमसे बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल ऑफ कैपिटलाइजेशन, बल्कि जो हम लिखते हैं वही लिखूं, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड में क्या कुछ आ सकता है? बोले 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 लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह, यहाँ पे वो जो दूसरी चीज़ें थी, कोई आ जाए सवाल में, पता नहीं आया नहीं, किसी एमसीक्यू में आ गया तो काम बन जाना है अपना कि हमें तो पहले से ही पता होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। हाँ, स्पेसिफिक लोन है जी, एक से ज़्यादा हो तो ही सेम ट्रीटमेंट। इसमें से लेस करेंगे हम इन्वेस्टमेंट इनकम, और ये भी है आज स्पेसिफिक लोन का सरप्लस फंड, यानी कि अब वो स्पेसिफिक लोन वाला सवाल आ गया, प्लस आज जनरल लोन भी, यानी कि सवाल दोनों मिक्स हो गए। ट्राई किया था वैसे घर पे, किया था? अच्छा जी। उसके बाद थर्ड नंबर पर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स आ जाएगा, थोड़ा सा और नीचे। अच्छा जी, मोटा मोटा प्लान मैं वीक का शेयर करता रहूँगा आपके साथ जी, इंशाल्लाह। इस वीक में हमने ये तो ख़त्म हो ही गया चैप्टर, IAS 38 भी कर लेना है, इस वीक में IAS 36 भी कर लेना है। उसके अलावा देखता हूँ मैं कौन सा स्टैंडर्ड मुझे दिल करेगा, हो सकता है IFRS 9 की तरफ हम चले जाएँ, ठीक है। तो बहरहाल क्योंकि ये पहला चैप्टर अब ख़त्म होने को जा रहा है, IAS 20 आज स्टार्ट करेंगे, अगले हाफ के अंदर IAS 20 करेंगे, कोई कमी बेशी। मेरा दिल है IAS 20 में रीपेमेंट के अलावा आज पे रखूँ और रीपेमेंट कल पे रखूँ, ताकि चीज़ें जो हैं वो तरतीब से चलती जाएँ, पक्की होती जाएँ। तो IAS 20 के बाद ये चैप्टर पूरा है, फिर हम उसकी किट पे जाएंगे, ठीक है। हम इसके अंदर जो है वो मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। जो MCQs वगैरह होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, ये भी देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक है नहीं, एडजस्टमेंट्स इसलिए नहीं करवाऊंगा फाइनल अकाउंट्स की, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में क्या करेंगे जाके, अगर साथ साथ ये भी कर ली जाके वहाँ पे, फ़ायदा नहीं है। उस वक्त रिवीजन होगी फिर इनकी, जो पढ़ा हुआ होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा चले जी, तो अब तरतीब से शुरू करते हैं जी। सबसे आसान काम होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना, ठीक है। और उसके अंदर आपको पता है हमारा एक रूल है, वो रूल क्या है जी, कि हम कमेंसमेंट और सीजेशन की डेट लिख लेते हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ऐसे ही है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब करते हैं जी? अब स्पेसिफिक लोन का ये रूल है, लेटर ऑफ, ये सिर्फ स्पेसिफिक लोन, लेटर ऑफ नंबर 1 लोन रिसीव्ड, बताते जो साथ साथ डेट भी, लोन रिसीव्ड यकम जनवरी 2007 को लोन रिसीव हुआ था। ये देखो, यकम जनवरी 7 को लोन आ गया था, बैंक अकाउंट में डाल दिया गया। यकम जनवरी 7 को कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, यकम जनवरी 7 को ही फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। जब ये चेंज भी हो जाएंगी तो हमारा अब रूल बन गया, हमें मसला नहीं होने लगा इंशाल्लाह। आपने ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सी डेट लेटर है, उससे आपने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करनी है। और ये नहीं अमाउंट ऑफ पेमेंट की, पूरे लोन की, क्योंकि ये स्पेसिफिक लोन है। अमाउंट ऑफ पेमेंट वाला रूल किस पे लगता है? जनरल लोन पे, ठीक है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी 2007 और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट आ गई। ये भी किस दिन है जी? सब खैर रही वाले? अच्छा चलो, यकम जनवरी 2007। उसके बाद सिजेशन की बात आएगी, तो सिजेशन तो करते हैं वर्क कंप्लीशन पर, लेकिन आज हमारा सवाल क्या कह रहा है? वर्क कंप्लीट हुआ ही नहीं इस साल में, लेकिन साल पहले कंप्लीट हो गया। अब रिक्वायरमेंट है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, निकालो, चलो जाके पढ़ो। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 7 से आगे तो हमने जाना ही नहीं है। तो मैं फिर सिजेशन तो नहीं कह रहा, मैं यूं कह देता हूं कि आर्जी तौर पे सिजेशन सही। वैसे तो वर्क कंप्लीटेड पर होता है, मैं रूल लिख देता हूं, पर वर्क कंप्लीट हुआ नहीं
तो पहले ईयर एंड आ जाए तो फिर हर चीज ही ईयर एंड पे रुक जाती है, तो इसको भी रोक देंगे ईयर एंड। ठीक है, तो ईयर एंड क्या है जी, 31 दिसंबर 2000। माशाल्लाह से ये तो पूरा साल ही फिर कैपिटलाइजेशन हो रही है। ठीक है, ले कितने मंथ्स जी, समझ आई इस बात की। वर्क कंप्लीट अगर नहीं हुआ, ईयर एंड आ गया, तो हर चीज में ईयर एंड पे वैसे ही रुक जाना होता है। हाँ, फिर अगले साल यहां से आगे शुरू होगा काम। जितनी बिल्डिंग बन चुकी होती है CWIP, उससे ऊपर कॉस्ट लगती है, जितना एसेट का, जितनी इंटरेस्ट उसमें कैपिटलाइज हो चुका, तो उससे आगे फिर चलेगा काम। मैं देख लेता हूँ इसकी कॉस्ट निकलवाने का, उसने कहा तो नहीं था लेकिन निकाल दूंगा। फिलहाल यहाँ तक को मसला, हमने जनरल लोन निकालना सीख लिया यार, वो एवरेज रेट। चलो चलो अभी देखते हैं फिर। अच्छा जी, अब उसके बाद लोन की अमाउंट कितनी है, स्पेसिफिक लोन की अमाउंट कितनी है जी, स्पेसिफिक लोन कितनी अमाउंट का है, 5 लाख का स्पेसिफिक लोन आया था। ठीक है जी, और पूरे साल का इंटरेस्ट एसेट में ही कैपिटलाइज करना है, क्योंकि वो एलिजिबल ऑफ कैपिटलाइजेशन हो गया है। तो यहाँ पे आए हम 500 लिखा इंटू 12% है, 15% है। अभी तो देखना जरा, देखना जरा, 12 के बाद थोड़ा फासला डाल के 12 लिखा मैंने, क्यों? सवाल में जब कभी सस्पेंशन आएगी, थोड़ी सी एहतियात सिर्फ ये कर लेनी है, सस्पेंशन को फिर बाद में देखेंगे, पूरा सवाल वैसे ही हो जाएगा। सस्पेंशन आई तो गई, पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, सही है, सही है। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन डालते हुए थोड़ा सा फासला रख दिया, बस दैट्स इट। ठीक है जी। अब लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह तो कोई ना आए। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन 75 आप लोग कह रहे हैं। ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी भी। रुपीज इन थाउजेंड्स कर रहे हैं हम सवाल, डॉलर इन थाउजेंड, डॉलर कर दिया था इस सवाल में। ओह नो, अमीर हो गए थे एकदम से, वक्त बदल गया था, जज्बात बदल गए थे, हालात बदल गए थे। चले, अच्छा अब ये तो हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन का। अब अगली मुसीबत पड़ती है इस पे, इन्वेस्टमेंट इनकम भी है और जनरल लोन्स भी यूज हो रहे हैं। तो इन सब कामों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट बना लेना चाहिए। ठीक है, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसके अंदर रिसीट्स और पेमेंट्स में क्या कुछ आता है बताया था, वो तो आता ही है। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी पेमेंट्स और स्पेसिफिक लोन की रिसीट्स और पेमेंट्स, बस जनरल लोन का आना या उसका रीपे होना या उसका इंटरेस्ट वगैरह ये नहीं आता। ठीक है, सही है। अब फटाफट आके पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये वो गया, ये तो गयो। अच्छा जी, अब ये जनाब 5 लाख का लोन है जो कि 1 जनवरी 2007 पे रिसीव हुआ। इस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और ये 1 जनवरी 2007 पे ये भी आ गया। तो फिर क्या करें, लोन रिसीव्ड को ए कर दें और ए बी। ठीक है, उसके बाद सिंपल चल रहा है। दूसरी पेमेंट हुई है 1 अप्रैल को, तीसरी 1 जुलाई को, चौथी 1 अक्टूबर को। ये 1 अक्टूबर वाली का हमारे सवाल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, ये चल रहा है, अभी काम चल रहा है। अच्छा, अब इस पूरे डिब्बे को मैंने बंद रखा हुआ है। जनरल लोन वाले डिब्बे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कब जरूरत पड़ेगी, जैसे पिछले सवाल में देखा, सिर्फ एवरेज रेट निकालते, और अगर यही लोन एक हो जाए, उसका एक ही रेट होगा, आपके सवालों में नॉर्मली यही होगा, तो फिर इसीलिए मैंने इसको अलग रखा हो। अगर एहतियातन 2 लोन आ जाए, 3 आ जाए, तो एवरेज रेट निकालना, तो बस इसलिए सिखा दिया एहतियातन। ठीक है, अच्छा जी। अब इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह के लिए आपको वर्किंग, अब 2 कह रहा हूं मैं, 1 उसको कह बैठो। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल एक छोटी सी वर्किंग है जिसके अंदर आपने डेट, डिस्क्रिप्शन, जी स्पेसिफिक लोन्स, और इसमें से जो बैलेंस हुआ उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे आप, और फिर जनरल लोन्स। ये इसलिए अलग रखे हुए हैं, इसकी अमाउंट पता लग जाए और डेट पता लग जाए, बस। अब 1 जनवरी 2007 पर लोन रिसीव हुआ। ये लोन स्पेसिफिक ही हो सकता है, जनरल का आना तो यहाँ पे हम शो ही नहीं करते, पता ही नहीं है। वो तो डिब्बा लगा के बंद किया हुआ, उसमें नजर ही नहीं आ रहा हमें वो डिब्बा। हमें यहाँ से कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर, हमें भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, कितना? 5
500, ठीक है। उसके बाद इसी दिन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी आ गई। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट वो कितनी है जी? ये 200 जी। तो 200 रुपए की पेमेंट आ गई। अब ये सेम डे पे है तो मैंने कहा था डिब्बा लगा दिया करो। 5वां सवाल होमवर्क में भी दिया था, बिल्कुल इस जैसा ही था ना। ये बस दोनों सवाल मिल गए हैं, जरा पक्का कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट को जी। बोलो जी। 300 रुपया बच गया। अब उसने कहा था ये जो बचेगा इसको इन्वेस्ट कर दो, तो कर देंगे 300 इन्वेस्ट। अब अगली पेमेंट किस दिन करनी है हमने? 1 अप्रैल को। तो इसका मतलब इधर देखो जरा, 1 अप्रैल जब यहाँ पे मैंने लिख लिया ना, आगे कुछ भी करने से पहले मैं ये कर लेता हूँ काम। ये साथ साथ भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना? क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट इनकम निकालें। ये 300 अवेलेबल हो गया था फॉर इन्वेस्टमेंट यकम जनवरी को। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने तक इन्वेस्टेड रहा। अब इधर देखो जरा, इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल रहा हूं मैं। कितना इन्वेस्ट? 300। कितने परसेंट? 8। अच्छा अब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, इधर देखना जरा सारे, लेकिन थोड़ा फासला रख लो क्योंकि सस्पेंशन आ रही है, पता नहीं क्या हो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, उसके बाद अब 1 अप्रैल को कितनी पेमेंट हुई? 200 की फिर हो गई 1 अप्रैल को। तो 200 बैलेंस पड़ा था 500, 200 निकल गया, बैलेंस रह गया 100। ठीक है, अब ये 100 आपका अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए और आप इसको इन्वेस्ट कर दोगे 1 अप्रैल को। ठीक है, सही है। अगली पेमेंट कब होगी? 1 जुलाई को। तो यहां पे 1 जुलाई आया, आपने 1 जुलाई लिखकर कहा 1 मिनट रुकना जरा, ये 100 जो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट था 1 अप्रैल से हुआ था इन्वेस्ट, अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक फिर ये इन्वेस्टेड रहा। तो आपने यहाँ पे आकर लिखा 100 इंटू 8% इंटू 3/12। ठीक है जी। अब 1 जुलाई को क्या हुआ? 200 रुपए की पेमेंट करनी पड़ी। अब इधर देखो, हमारे पास बैलेंस ही कितना पड़ा है? चलो सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं, सेकंड। अच्छा जी, तो 3rd कंस्ट्रक्शन पेमेंट जब करने की बारी आएगी तो आपने ब्रैकेट के अंदर टोटल अमाउंट लिख लेनी। अगर बैलेंस कम पड़ गया तो आसानी हो जाती है, फिर ऐसे करके आप लिखोगे ये कितनी पेमेंट करनी है जी? 200 की। बैलेंस कितना अवेलेबल है? 100। तो पहले तो इसको पे कर दो और यहाँ पे क्या हो गया? 0। अब बकाया 100 कॉन्ट्रैक्टर को तो देना है ना, तो यहाँ से फिर जनरल लोन का इस्तेमाल शुरू होता है। तो ये जनाब जनरल लोन की पेमेंट सीधी ही नेगेटिव दिखाएंगे, क्योंकि मुझे जनरल लोन का क्या चाहिए? अमाउंट कितनी पे हुई और किस दिन पे हुई। ठीक है जी। तो इसका मतलब स्पेसिफिक लोन की कहानी, इंटरेस्ट की भी, इन्वेस्टमेंट इनकम की भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक है जी। और अब आगे कहानी शुरू हो रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। ठीक है, चलो पूरा कर लें यार, बीच में से ब्रेकें लगाने लग गया था। उसके बाद चौथी पेमेंट हो रही है यकम अक्टूबर 2007 को। बोलो। तो यकम अक्टूबर 2007। अब देखो वो वाला तीर भी नहीं लग रहा, चक्कर ही कोई नहीं जी। 4th कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी? यहाँ तो बैलेंस 0 है, सारे का सारा कहाँ से पे कर देंगे? जनरल। अब यहाँ से ये पिछला सवाल शुरू होगा जो भी खत्म किया। ठीक है ना, कि हमें क्या चाहिए? तो ये फुल फ्लैज इस तरह से चलता है सवाल अगर। ठीक है, तो 100 रुपए की पेमेंट है जनरल लोन्स से। इधर देखो 100 इंटू, आए हाय ये नहीं पता अभी, कोई नहीं, लग जाएगा पता इंशाल्लाह जी। आगे आओ, पहला रूल तो पूरा करें ना। अब ये जनरल लोन का क्या रूल है? अमाउंट ऑफ पेमेंट ले ली, कितना पे किया इसमें से, और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से सीजेशन तक आओ, सीज नहीं हुआ तो ईयर एंड तक आ जाओ। तो यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक क्या बनता है? लेकिन 6/12 जरा दूर रख के। दूसरी पेमेंट किस दिन हुई? यकम अक्टूबर को। कितनी हुई? 200 की। रेट क्या है कैपिटलाइजेशन का? वो जी अभी हमें नहीं पता। अब आगे अगला काम तो पता है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? ठीक है जी। ये करने के बाद, ये कुछ भी आंसर नहीं लिखना अभी आपने, ये करने के बाद
अब एक और काम पहले कर लें, वो क्या है, सस्पेंशन को बाद में देखेंगे, अब ये सवाल तो पूरा करें ना। इसमें अब एक चीज मिसिंग रह गई है, क्या है भला, क्या है भला? जनरल लोन का रेट नहीं पता। सारा सवाल देखो हुआ पड़ा है, सिर्फ अब क्या रह गया, अब इस रेट के लिए मुझे सिर्फ इस डिब्बे की तरफ आना पड़ा। कितने लोन हैं? 3 हैं। क्या क्या अमाउंट है? ये अमाउंट है। क्या क्या रेट है? ये रेट है। डेट्स भी डिफरेंट हैं, कोई किस दिन आया, किस दिन गया, किस दिन आया, किस दिन गया, देखना पड़ेगा। तो वर्किंग नंबर 3 मुझे अब मजबूरन ओपन करनी पड़ी, और वो वर्किंग 3 क्या है जी? एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। कैपिटलाइजेशन मतलब जिस रेट पर इंटरेस्ट को ऐड करना है एसिडिक कॉस्ट में, कैपिटलाइज करना है, वो एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की जरूरत महसूस हुई हमें। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर एक ही लोन होता, जनरल लोन एक ही होता, तो फिर ये वाली मुसीबत ना पड़ती। वो एक ही लोन का एक ही इंटरेस्ट होता, बस रेट उसी को यूज कर लेते। तो यहां पर फिर हमने लोन लेना है, लोन की अमाउंट लेनी है, उसके बाद क्या करोगे जी? मंथ्स आउटस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद जब लोन की अमाउंट को मंथ आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो लोन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, जरा तरतीब बदली है, ठीक है ना? ये क्यों बदली है ये पहले पार्ट में आपको देखना पड़ेगा ताहा। ठीक है, तो लोन वैसे समझ आ भी जाएगा यहां से भी, अगर आ गया तो अच्छी बात है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत मुश्किल है ये आ जाए, लेकिन आ जाए तो अब हम तैयार हैं, ना आए तो जिंदगी आसान है, वैसे ही पता है एक ही रेट होगा। ठीक है, सही है जी। अब लोन की अमाउंट, लोन कौन कौन से हैं जी सवाल में देखो, 1 2 3 जनरल पर्पज लोन 1 2 3, 600 400 300। लोन नंबर 1, लोन नंबर 2, लोन नंबर 3, 600 400, ये है ना? 300 है आगे। अगला 300। अच्छा, मैंने कहा ये 300। अब दूसरी चीज जो पता है वो क्या है, फौरन पता लग रही है, जो वो क्या है, इसका रेट। ठीक है, तो 12 14 14, तो ये नहीं कर सकते हम 12 जमा 14 जमा 14 बटा 3, ये नहीं कर सकते हम, वेटेड एवरेज लेना होता है, वेट्स डिफरेंट है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे। ठीक है, हमारा साल है 2007 वाला, यकम जनवरी से 31 दिसंबर 2007, तो यकम फरवरी 2007 को ये लोन आया, तो पहले महीने में नहीं था। आगे कहता है जनरल पर्पस लोन 2 वाज रीपेड एंड जनरल पर्पस लोन 3 वाज रीपेड, रिमेनिंग लोन्स आर आउटस्टैंडिंग। मतलब जो स्पेसिफिक था वो भी आउटस्टैंडिंग रहा, और 1 भी क्या है, अभी भी आउटस्टैंडिंग। तो ये पता लग गया मुझे। तो जनरल पर्पस लोन 1 2 फरवरी यकम फरवरी को आया था दूसरे महीने में, और 31 दिसंबर पे क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब पूरे साल में 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। तो लोन को हम फ्रैक्शन लगा देते हैं यहाँ। क्यों लगाते हैं ये थोड़ी सी बात अभी दिखाता हूँ, चलो पूरा लेक्चर शायद ना लेना पड़े, वैसे ले लेना। ठीक है जी, ले लेना वैसे। ठीक है, पार्ट 2 शुरू किया है हमने, ले अभी पार्ट 2 नहीं शुरू किया तो तुम्हारा आना भी पार्ट 1 में आ जाएगा जी। अच्छा, अब जल्दी से इसको खत्म करते हैं जी। उसके बाद सेकंड लोन है 4 लाख का, ये यकम मार्च को आया है हमारे साल में, और सेकंड लोन 30 नवंबर को रीपे हो गया है। तो फिर दिसंबर में नहीं था और जनवरी फरवरी में नहीं था, कितने महीने रहा? नहीं है 3 महीने, कितने महीने रहा? हाँ 9 महीने। नहीं समझ आ रही है बात आगे? ठीक है, तो 9 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा जनरल पर्पस लोन 2। तीसरा लोन आया यकम जनवरी 2007, साल के पहले दिन, और रीपे हुआ इन फुल ऑन 31 अक्टूबर 2007। तो कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? 10। ठीक है, तो 10 बटा 12 आ गया जी। लोन आउटस्टैंडिंग हाँ 550 550 300 300 250 और 250 जी, रेट 12%, 66 66 42 एग्जैक्ट नहीं है। वाह, लोन आउटस्टैंडिंग निकालो,
इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालो। 1100 1100 और 150 143 43। अब मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैं लोन आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर दूंगा इनटू 113 पूरा। कल भी ये भी लिख दिया था डायरेक्ट, असल में तो ये ऐसे निकलना था। तो पूरे सवाल में इस डिब्बे की मुझे एवरेज लोन निकालने के लिए ज़रूरत पड़ी। अगर ये ना होता, एक ही लोन होता, तो ये सारा काम ही ना होता। ठीक है, अब इधर देखो, ये निकल आया। अब ये डब्बा फिर उठा के फेंक दो साइड। पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है, बस मुझे एवरेज रेट चाहिए। ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, अब ये 13% का ही तो हमें इंतज़ार था, तो 13% से मल्टीप्लाई किया, 13% से मल्टीप्लाई किया। वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग नंबर 3 में ये निकला है। ठीक है ना जी, मतलब आप MCQ ही करने हैं। बहरहाल अगर फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे हो तो उसके अंदर रेफरेंस कर देते होते हैं आप। जैसे यहाँ पे आप इंटरेस्ट इनकम को रेफरेंस कर देंगे, वर्किंग 2 की तरफ रेफर करेंगे, 300 और 100 वहीं से निकला। अच्छा जी, कितना आ गया? 1300। एक मिनट, अभी रुक जाओ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, सस्पेंशन भी सवाल में थी। ठीक है, अगर सस्पेंशन सवाल में हो तो क्या करना है, ज़रा ध्यान से देख लीजिए। बहुत आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ये सिजेशन नहीं है बेटा, ये सस्पेंशन है। सवाल खुद बताएगा रूटीन है या नॉन रूटीन है। ठीक है, बहरहाल सस्पेंशन अगर रूटीन है, क्या मतलब कि आपने काम क्यों रोका हुआ है जी, वो प्रोसेस का लाजमी जुज़्व है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कंस्ट्रक्शन कभी करवाई हो या देखी हो आसपास होती हुई, तो जब लंटर डलता है, जब PCC डलता है, छत डलता है, तो 10-15 दिन के लिए, सर्दियों में ज़्यादा दिन, गर्मियों में कम दिन, काम रोक दिया जाता है। अब काम तो रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या उसको बोरिंग कॉस्ट ये IS 23 के कॉन्टेक्स्ट में रुका हुआ समझा जाएगा? असल में वो काम का हिस्सा है, वो रोकना काम का हिस्सा है। पानी शानी लगाएंगे, पानी खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो दुनिया की हर बिल्डिंग को ये काम करना पड़ता है। अगर उन्होंने उस छत को थोड़ा सा पक्का, उसी वक्त फ़ौरन ऊपर काम नहीं शुरू हो सकता। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो फिर अगर रूटीन है तो इसका मतलब नहीं है। अगर सस्पेंशन रूटीन है तो इसका मतलब सस्पेंशन है ही नहीं। सस्पेंशन है ही नहीं, मतलब नॉर्मल काम शाम चल ही रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देना है while सॉल्विंग क्वेश्चन। इग्नोर while सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है जी, भाई बात समझ आती है? क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी सस्पेंशन, यही मैंने जो बोला यही एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सस्पेंशन इन वर्क फॉर सीमेंट ड्यू टू सीमेंट बीइंग क्योर्ड। पक्का हो रहा है काम, ठीक है, सीमेंट, छत सूख रहा है, सीमेंट बीइंग क्योर्ड। तो ये कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का हिस्सा है। तो इसको आपने इग्नोर करना है। क्वेश्चन 9 कर रहे हैं ना हम, तो बोलो 8 है। क्वेश्चन 8 का पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए क्या था? वो कहता है, या अब ये पढ़ रहा हूं मैं, देयर वॉज अ स्टॉपेज इन वर्क फ्रॉम 1 जून टू 31 जुलाई। पूरे 2 महीने क्या रहा जी? काम बंद रहा। अगर काम बंद रहे तो अज्यूम करो कि वो काम रूटीन का था बंद होना, तो वो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो निकाल दो। तो हमने कहा जी इसका मतलब क्या है कि फिर कोई सस्पेंशन है ही नहीं। तो असल में ये सवाल आपका हो जाता है ख़त्म। जी बोलो। 72 72 आ गया यहाँ। 8 नेट
नेट नेट 66 64 4। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद ये जी वो भूल गया सर, दोबारा निकालना पड़ेगा। दोबारा निकाल लें, बाकी भी निकाल लें। अच्छा और क्या तुम इधर, ये गलत है, 13 है ये जनरल लोन का। जनरल लोन का 30। ठीक है जी, तो टोटल क्या बन गया? 10 13 77। लेकिन देख लो चलिए देख लो, कोई मसला अगर है तो बताओ। यदि है मसला हाँ बोलो, तो 15% है 12% था। क्या चीज़? 75 है नहीं 12 के साथ कीजिए। 15, ये जनरल लोन का रेट कितना है? स्पेसिफिक का स्पेसिफिक का 15 है बिल्कुल, नहीं है, तो यहाँ पे हमने 15 नहीं लिखा हुआ। हाँ 15 लिखा है, 75 है यहाँ। अच्छा ये 75, अच्छा जी ये 75 है तो फिर ये 8 ही है, 67 हो गया। ये फिर तुसी, ये तुसी सी जिन्हें गलत किया। अच्छा अब एक मिनट, इसकी पिक्चर आप नहीं आप ले लें पिक्चर, इसकी पिक्चर जो आप ले रहे हैं तो मैं इसके साथ लिखूंगा 8 का ए, ठीक है, जिसके अंदर सस्पेंशन क्या अज्यूम की गई है? सस्पेंशन इज रूटीन। तो अगर रूटीन सस्पेंशन है, पूरे सवाल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये पूरा करने दो, अब सवाल खत्म है। कहता है पार्ट 2 शुरू करो, विचकी में कर लीजिए, ले आओ इधर। अच्छा अब अगर सस्पेंशन रूटीन नहीं है, बल्कि मिसाल के तौर पे हमारे मजदूर जो हैं उन्होंने एहतजाज हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल कर दी है, या जो मटेरियल हमें चाहिए था, ईंटें चाहिए थी, भट्ठे बंद हो गए, स्मोक आ गई है, नॉन रूटीन कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से हम तो स्मोक ही वैसे, अच्छा चलो रूटीन ही बनती जा रही जी, नॉन रूटीन अगर हो, ये सवाल आपको खुद बता देगा, ऐसे ही बोलेगा रूटीन या नॉन रूटीन का, ठीक है ना जी, नॉन रूटीन, अनयूजुअल, यूजुअल ना हो, अनयूजुअल हो, नॉन रूटीन हो, ठीक है, तो भाई इसको कंसिडर करना है क्वेश्चन में। कैसे कंसिडर करना है जी? 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करना रोक देंगे, 2 महीने में इन्वेस्टमेंट इनकम भी लेस करना रोक देंगे, 2 महीने के जनरल लोन का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, यानी कि बोरिंग कॉस्ट ना कैपिटलाइज होगी ना इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस होगी। लेकिन एक बात याद रखना, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बोरिंग कॉस्ट तो नहीं है, पर क्या बैंक भी इसलिए इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा कि आपके मजदूरों ने हड़ताल कर दी है? तो जो महीने यहाँ से माइनस होने हैं, अगर बैंक को वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, या इन्वेस्टमेंट इनकम आप कहीं से आ भी रही है, तो अगर वो इस वर्किंग में नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, वो पीएनएल के अंदर एक्सपेंस या इनकम बन जाएगी। ओके, खैर पहले रूल लिख लें, तो क्या कर दो, अगर नॉन रूटीन हो तो इसको सवाल में कंसिडर करना है, डू नॉट इग्नोर, डू नॉट इग्नोर, डू नॉट इग्नोर, रेड से लिखूं वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है जी, बल्कि क्या करो, ये सब स्टेप्स लो, कौन कौन से, क्या क्या करो, स्टॉप कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट, क्या करो, स्टॉप कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख देता हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब चाहे वो स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, चाहे वो जनरल लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अच्छा तरीका बड़ा साफ सुथरा है, इसी सवाल को मैंने बदलना है 1 मिनट के अंदर, देखना अभी, ठीक है, कोई चेंज नहीं, बस रूल, बस कॉन्सेप्ट देना था, स्टॉप कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, स्टॉप डिडक्टिंग, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो स्टॉप डिडक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी उस अरसे की इनकम भी माइनस नहीं करनी। अच्छा अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम अगर हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो पीएनएल में चले जाएंगे, ये ज़हन में रखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद बस काफ़ी है,
एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेबर स्ट्राइक कर लो जी, बुरी तो कर लो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो गई है, भाई कहते हैं लेबर स्ट्राइक पे चली गई है, रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी हो गई, कोई जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस निकल आई हैं आप वाले प्लाट में ही, आसपास सब सही था, कोई एलडीए वालों ने आके आपको रोक दिया है काम से, कोई एटसेट्रा। यार ये तो कुछ भी हो सकता है जो रूटीन ना हो, ठीक है। तो ये नॉन रूटीन सस्पेंशन अगर आ जाए तो क्या करना है, तो जनाब आपने रेफ़र करना है क्वेश्चन 8 का पार्ट बी। अच्छा, अब वैसे एक बात बताऊं, करना पता है क्या है, सवाल करते हुए 2 चीज़ों का ख्याल रख लेना है बस, जो मैंने पहले ही कर लिया था, ठीक है। अगर सस्पेंशन है, आपने सवाल में देखा सस्पेंशन क्या है, रूटीन, तो फिर समझो है ही नहीं, उस लाइन को ही काट के साइड पे फेंक दो। लेकिन अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन है, अनयूजुअल है, तो फिर 2 काम सिर्फ करने हैं, 2 काम सिर्फ करने हैं। पहला, फ्रैक्शन लगाते हुए, उर्दू में लिखता हूं, फ्रैक्शन लगाते हुए, भाई वो 2-3 दिन लेना होता है, फ्रैक्शन लगाते हुए फासला रखें, पहली बात ये, ठीक है। और साथ में मंथ्स लिख लें, बस फिर कुछ भी नहीं करना आपने, फिर सवाल खुद हो जाएगा, मंथ्स लिख लें। कैसे, इधर देखें बेटा, इधर देखें, करके दिखाता हूँ ये 2 काम। पहला तो मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि मैंने दोबारा सवाल करना नहीं था, ठीक है, मैंने तो आपको बताना था। इधर देखो 8, अब ये बताना चाह रहा हूँ ना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, बस इतना सा चाहिए, ठीक है। इधर देखो फासला पहले ही रखा हुआ है, अब बोलो, अब खुद देखो ना, अगर 2 महीने की सस्पेंशन जो है वो नॉन रूटीन है तो उन 2 महीनों का एक्सपेंस इधर नहीं आना, इनकम इधर नहीं माइनस होनी, एक्सपेंस इधर नहीं आना, तो बोरिंग कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी, ये वाली कैपिटलाइज होने वाली कम हो जाएगी कुछ, हाँ पीएनएल वाली बढ़ जाएगी, पर फिलहाल तो मुझे उसने क्या कहा है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल दो, ठीक है। तो पहला मैंने क्या जी एहतियात की, पहली एहतियात क्या की है जी, कि आपने, मैंने कहा क्या करोगे, अगर तो सस्पेंशन क्या है, रूटीन, तो ये काम भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अगले के लिए तैयारी की थी। अगर सस्पेंशन आपके सवाल में आ जाए नॉन रूटीन, तो पूरा सवाल करते हुए इसको फिर साइड पे रखना है, बस 2 एहतियातें करनी है। एहतियात नंबर 1, बटा लगाते हुए थोड़ा सा फासला रख लिया। एहतियात नंबर 2, साथ में क्या लिखते जाओ, मंथ्स। कैसे लिखने, वो बहुत आसान काम है, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जगह मुक गई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। क्या किया मैंने, मंथ्स लिख लिए, बड़ा आसान काम होने वाला है। ये तो मुश्किल सवालों में है, और अगर आसान सवाल ही आसान होगा तो जुबानी भी आप कर सकेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कौन कौन से 3 महीने थे, ये साथ साथ ही कर रहे होंगे ना, जब सवाल करेंगे तो आप यहाँ पे आगे क्या कहोगे, ये 300 इन्वेस्ट हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे बटा लगाते हुए रखा आपने फासला, क्योंकि रूटीन वाली नहीं है, नॉन रूटीन है। करना क्या वो बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने कौन कौन से मंथ लिखने हैं जी, बोलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, आगे बढ़े। ये 100 के साथ आपने कहा 100 जगह अप्रैल को इन्वेस्ट हुआ, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, फिर ये कहानी खत्म हो गई। अब दूसरी पेमेंट आ गई, वो पेमेंट 100 की किस दिन से किस दिन तक के 6 महीने लिए आपने, बोलो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कौन से, इसलिए मैं अलग अलग लाइनों में लिखने लग गया था पहले से जी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया। अब ये करना है, सिर्फ पूरा सवाल कर लेना, सिर्फ आंसर नहीं लिखना। उसके बाद आपने कहना है रूटीन है, नॉन रूटीन सस्पेंशन है, नॉन रूटीन सस्पेंशन है तो देखो कितने महीनों की है,
तो 2 महीने हैं जून और जुलाई। अब जहां जहां ये जे जे नजर आए आपको वहां वहां तलवार निकालो। ये जून है, नहीं ये जून का फरवरी ना आता, ठीक है, तो ये जून ये जुलाई, चल चल -2। अब कैलकुलेटर करते हुए क्या करोगे, 10/12, 12/12 नहीं करना, 2 महीने निकल गए खुद ब खुद। अच्छा ऐसे ही ये क्या है, जून नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इधर क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहां से। सस्पेंशन आ गई, सस्पेंशन आ ते गई, खत्म कहानी। आगे जुलाई अगस्त, जुलाई था ये जुलाई था, बदतमीज, चुप रहा था हमसे। सितंबर अक्टूबर नवंबर और कुछ नहीं, बस। तो सस्पेंशन आएगी तो क्या है, कुछ भी नहीं। पहली बात, अगर तो सस्पेंशन रूटीन है सवाल में तो समझो है ही नहीं सिरे से, और अगर नॉन रूटीन है तो पूरा सवाल करते हुए समझो कोई नहीं है, बस 2 एहतियातें कर लो, बट्टा लगाते हुए फासला रखो और 7 मंथ्स लिख लो, और जब सवाल पूरा हो जाए तो जो वो सस्पेंशन वाले महीने थे, साथ साथ में गलती कर बैठता है बंदा, इग्नोर करके चलो, साथ साथ नहीं कर सकता मैनेज बंदा, ठीक है। बोलो जी अब आंसर। अब ये करोगे 500 into 15% इंटू 10/12 जी, कितना 63 62.5, एडा तो राउंडिंग वाला 62 पॉइंट, हाँ 1.3 करेंगे, नीचे वैसे 6 है, फिर नीचे 1.3 है। यार देखो, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी बात, इसका टोटल बीच में प्लस पड़ गया ना, 300 into 8% into 3/12 plus 200 plus 100 into 8% to 2/12, 7.3। ये ऐसे इकट्ठा बताना, ठीक है। लो जी नेट, ये हाँ तो तू है 10 दे मुंडिया, 5.2 ये बड़े तू कर रहा सी हुन 11.9। देखें जी, कंफर्म करें सही है। 100 into 13% इंटू अयाज भाई ने किया, एजाज भाई ने 100 into 13% to 5/12 प्लस 200 into 13% to 3/12। क्यों नहीं किया, करो। 11.9 कह रहे हैं ये लोग, तो सही बोला। अच्छा सही है जी, 11.9। हाँ जी टोटल सर 67.1। पहले 80 बनाता है ना, कम हो गया क्योंकि 2 महीने सस्पेंशन के नॉन रूटीन वाले थे, तो उन्होंने हर जगह से बोरिंग कॉस्ट को कम किया, इन्वेस्टमेंट इनकम भी कम हुई लेकिन बोरिंग कॉस्ट भी कम, ठीक है। इतना एक्सपेंस में बढ़ जाएगा वो फर्क नहीं, बैंक ने लेने हैं पैसे। अच्छा ले जी, यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 खत्म करते हैं।